इन फेवर ऑफ द मोशन में से आए, ऑल दो अगेंस्ट इट में से नो। पार्लियामेंट में हुकूमत अददी बरतरी साबित करने में कामयाब। इलेक्शन तरमीमी बिल 2021 कसरत राय से मंजूर। इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल होगी। समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक मिल गया। तहरीक पर राय शुमारी में हुकूमत को 221 और अपोजिशन को 203 वोट मिले। अपोजिशन की तरामीम मुस्तरद। शदीद अलालत के बावजूद बाज़ अरकान कौमी असम्बली ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शिरकत की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और कौम की जानिब से उनके जज्बे को सराहता हूँ। मोहम्मद ख्याल जमान, एहसानुल्लाह टवाना और राहत अमानुल्लाह भट्टी अलालत के बावजूद इजलास में शरीक हुए। भाई के इंतकाल के बावजूद शेख रशीद अहमद ने भी इजलास में शिरकत की। उनका जज्बा काबिल कदर है। वज़ीर आज़म इमरान खान। वफाकी वज़ीर इत्तलात की एक बार फिर अपोजिशन को इस्लाहात के हवाले से दावत। अपोजिशन अदालत की बजाय स्पीकर ऑफिस आए, उनकी तजावीज़ का खैर मकदम किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के निज़ाम को पहले सिर्फ समझें, आपके तमाम खदशात दूर किए जाएंगे। शरीफ जरदारी फैमिली सियासत का किस्सा पारीना है। अब अपोजिशन में भी नए खिलाड़ियों की बारी है। अगले 2 साल पाकिस्तान की तारीख के अगले 2 अशरों की सियासत तय करेंगे। चौधरी फवाद हुसैन। समंदर पार पाकिस्तानियों का देरीना मुतालिबा पूरा हो गया। मुल्की मईशत में अहम किरदार अदा करने वालों की वोट के जरिए कौमी सियासत में भी शमूलियत होगी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल से इंतखाबी अमल पर अवामी एतमाद में इजाफा होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कानून साजी के जरिए इंतखाबी इस्लाहात का वादा पूरा कर दिया। पवित्र नगरी नानक दी धरती सोनी मां वर्गी। पवित्र नगरी नानक दी धरती सोनी मां। बाबा गुरु नानक के 552वें जन्मदिन पर तकरीबात में शिरकत के लिए 2414 भारतीय सिख यात्री ननकाना साहिब पहुंच गए। भारतीय सिख खुसूसी बसों के जरिए गुरुद्वारा जन्म स्थान पहुंचे। पाकिस्तान आकर मिलने वाली खुशी नाकाबिले बयान है। शानदार मेहमान नवाजी पर हुकूमत पाकिस्तान के मशहूर हैं भारतीय सिख यात्री। गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहब में मरकजी तकरीब कल होगी। मरकजी तकरीब में वफाकी और सूबाई वज़रा, अरकान असम्बली और सिख रहनुमा शिरकत करेंगे। मरकजी प्रोग्राम के बाद नगर कीर्तन का जुलूस भी निकाला जाएगा। जिला इंतजामिया की तरफ से सिख यात्रियों की सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात। 3000 से ज़ायद पुलिस, एलीट फोर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकार यात्रियों की सिक्योरिटी पर मामूर। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का खारिया में तरबियती मशकों का मुशाहिदा। मशकों में जदीद हथियारों के निज़ाम, VT-4 टैंक और जंगी फ़ज़ाई मुजाहिरा। आर्मी चीफ ने जवानों की तैयारियों और पेशेवराना महारतों को सराहा। अमन के दौर में हकीकी तरबियत जाहिरियत से निमटने में मदद देती है। आर्मी चीफ। मुस्तहिक खानदान एहसास राशन प्रोग्राम से मुस्तफीद होने के लिए कल से 8171 पर पैगाम भेज सकते हैं। अहलियत के लिए मोबाइल सिम आपके शनाख्ती कार्ड से रजिस्टर्ड होना जरूरी है। मुस्तहिक अफराद को दाल, आटा और घी पर सब्सिडी मिलेगी। मुआविन खुसूसी सानिया निश्तर की फतेह जंग में मीडिया से गुफ्तगू। श्रीनगर के प्रेस इनक्लेव में धरने में बैठे शहीदों के अहल खाना पर दर्जनों मुसल्ला और नकाब पोश भारतीय पुलिस एहलकारों का धावा। ताकत का वहशियाना इस्तेमाल, मुतादिद अफराद गिरफ्तार। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कल नमाज जुमा के बाद रैलियों की अपील। कश्मीरी कत्लेआम के खिलाफ दुनिया भर में भारतीय सिफारत खानों के बाहर एहतजाजी मुजाहरे करें।
لاہور اور دوسرے شہروں میں اسموگ سے معمولات زندگی متاثر، انسداد اسموگ اسکواڈ کی 43 صنعتوں کی چیکنگ، مناسب انتظامات نہ کرنے والے صنعتی یونٹس کے خلاف کارروائی، کھانسی، ناک، کان اور گلے کے امراض میں اضافہ۔ بنگلہ دیش کے خلاف ٹی20 سیریز 3 میچز کی سیریز کا پہلا ٹی20 میچ کل ڈھاکہ میں کھیلا جائے گا۔ پہلے میچ کے لیے کپتان بابر اعظم کی قیادت میں 12 رکنی ٹیم کا اعلان، خوشدل شاہ، حیدر علی، محمد نواز اور محمد وسیم جونیئر ٹیم میں شامل۔ سیریز کے لیے قومی ٹیم کی بھرپور تیاریاں جاری۔ ٹی20 ورلڈ کپ میں بھارت کے خلاف شاہین شاہ آفریدی کی تباہ کن ابتدائی اسپیل، ایونٹ کے پلیئر آف دی ٹورنامنٹ کا اعزاز شاہین کے نام۔ آئی سی سی کی ٹی20 رینکنگ میں بابر اعظم کی پہلی پوزیشن برقرار، محمد رضوان کا 1 درجے بہتری کے ساتھ 5واں نمبر۔ اور اسپین کی گابین موگروزا نے WTA فائنلز اپنے نام کر لیا۔ میکسیکو میں کھیلے گئے فائنل میں ایسٹونیا کی اینیٹ کوناویٹ کو اسٹریٹ سیٹس میں 6-3 اور 7-5 سے شکست دی۔ گابین موگروزا کا یہ پہلا WTA فائنلز ٹائٹل ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز اور دن 12 بجے کے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں ہما ملک، میں ہوں نازیہ کنول اور کھیل کا احوال لیے میں ہوں گا آپ کے ساتھ سمیع اقبال۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں حکومت نے پارلیمنٹ میں اپنی برتری ثابت کر دی۔ مشترکہ اجلاس میں انتخابی اصلاحات سمیت 32 بل کثرت رائے سے منظور کر لیے گئے۔ مزید تفصیل آپ کو بتائیں گے ملک عمر۔ وزیر اعظم عمران خان کے وعدے کے مطابق انتخابات میں شفافیت کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال ہوگا اور سمندر پار پاکستانی اب عام انتخابات میں اپنا حق رائے دہی استعمال کر سکیں گے۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں اس حوالے سے قانونی مسودات منظور کر لیے گئے ہیں۔ تحریک پر رائے شماری میں حکومت کو 221 اور اپوزیشن کو 203 ووٹ ملے۔ اپوزیشن کو 18 ووٹوں سے شکست ہوئی۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے دوران وزیر اعظم عمران خان ایوان میں موجود رہے اور انہوں نے انتہائی توجہ سے ساری کارروائی کا مشاہدہ کیا۔ اجلاس میں عالمی عدالت انصاف، نظر ثانی و غور مقرر بل 2021، اسلام آباد میں رفاہی اداروں کی رجسٹریشن، انضباط اور سہولت کاری بل 2021، ایس بی پی بینکنگ سروسز کارپوریشن ترمیمی بل 2021، نیشنل کالج آف آرٹس انسٹیٹیوٹ بل 2021، مسلم آئلی قوانین ترمیمی بل 2021، انسداد زنا بالجبر تحقیقات و سماعت بل 2021، حیدرآباد انسٹیٹیوٹ برائے ٹیکنیکل و مینجمنٹ سائنسز بل 2021، اسلام آباد تحدید کرایہ ترمیمی بل 2021 اور فوجداری قانون ترمیمی بل 2021 منظور ہوئے۔ مشترکہ اجلاس میں فیڈرل پبلک سروس کمیشن، قواعد کی توثیق بل 2021، اسلام آباد یونیورسٹی بل 2021، کمپنیات ترمیمی بل 2021، قرضہ جات برائے زرعی، تجارتی و صنعتی اغراض ترمیمی بل 2021، پاکستان اکادمی ادبیات ترمیمی بل 2021، قومی کمیشن برائے پیشہ ورانہ اور تکنیکی تربیت ترمیمی بل 2021، پاکستان قومی جہاز رانی کارپوریشن ترمیمی بل 2021، پورٹ قاسم اتھارٹی ترمیمی بل 2021، گوادر پورٹ اتھارٹی ترمیمی بل 2021، میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی ترمیمی بل 2021، امیگریشن ترمیمی بل 2021، نجکاری کمیشن ترمیمی بل 2021، کووڈ-19 امتناعی ذخیرہ اندوزی بل 2021، الکرم انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ بل 2021 اور اسلام آباد امتناعی جسمانی سزا بل 2021 بھی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں منظور ہوئے۔ ضمنی ایجنڈا آنے پر مزید 5 بل ایوان میں پیش کیے گئے، جن میں تحفظ خوراک علاقہ اسلام آباد بل 2021، صوبائی موٹر وہیکل ترمیمی بل 2021، انسداد بدعنوانی ترمیمی بل 2021، بجلی کی ترسیل و پیداوار ترمیمی بل 2021 اور طب یونانی اور ہومیوپیتھک طریقہ علاج سے متعلق ترمیمی
ترمیمی بل 2021 بھی منظور کر لیے گئے۔ اہم قانون سازی کے دوران اپوزیشن کا احتجاج اور ہنگامہ آرائی جاری رہی۔ ایک موقع پر اپوزیشن نے واک آؤٹ بھی کیا، تاہم بعد میں اپوزیشن ایوان میں واپس آ گئی۔ ملک عمر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اور وزیر اعظم عمران خان نے شدید علالت کے باوجود بعض ارکان قومی اسمبلی کی جانب سے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں شرکت پر ان کے جذبے کو سراہا ہے۔ اپنے ٹویٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف اور قوم کی جانب سے ان کا مشکور ہوں۔ انہوں نے کہا کہ محمد خیال زمان، احسان اللہ ٹوانا اور راحت امان اللہ بھٹی علالت کے باوجود اجلاس میں شریک ہوئے۔ بھائی کے انتقال کے باوجود شیخ رشید احمد نے بھی اجلاس میں شرکت کی۔ ان کا جذبہ قابل قدر ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین نے اپوزیشن پر ایک بار پھر زور دیا ہے کہ وہ عدالت کے بجائے اسپیکر آفس آئیں۔ اصلاحات کے حوالے سے ان کی تجاویز کا خیر مقدم کیا جائے گا۔ اپنے ایک ٹویٹ میں وفاقی وزیر نے کہا کہ اپوزیشن کو چاہیے کہ وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے نظام کو پہلے صرف سمجھے، جس کے بعد ان کی تمام تر خدشات دور کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کے حق پر پیچھے نہیں ہٹ سکتے، یہ ہمارا انتخابی وعدہ تھا۔ چودھری فواد حسین نے کہا کہ شریف زرداری فیملی سیاست کا قصہ پارینہ ہے، اب اپوزیشن میں بھی نئے کھلاڑیوں کی باری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگلے 2 سال پاکستان کی تاریخ کے اگلے 2 عشروں کی سیاست طے کریں گے۔ سن 1990 کی دہائی کی سیاست کا مکمل اختتام اگلے 2 سالوں میں طے ہے۔ اور ناظرین، انتخابی اصلاحات حکومت کا عوام سے وعدہ تھا جو پورا ہو گیا۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے استعمال سے انتخابی عمل پر عوامی اعتماد میں اضافہ ہوگا۔ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ملنے سے ملکی معیشت میں اہم کردار ادا کرنے والوں کی ووٹ کے ذریعے قومی سیاست میں بھی شمولیت ہوگی۔ تفصیل بتا رہے ہیں حسن طارق بٹ۔ ملک کی تعمیر و ترقی میں انتہائی اہمیت کے حامل تقریباً 90 لاکھ سمندر پار پاکستانی ہر سال 30 ارب ڈالر سے زائد پاکستان بھیجتے ہیں۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ملنے سے ملکی سماجی و اقتصادی ترقی میں ان کے کردار میں اضافہ ہوگا۔ اوورسیز پاکستانی کو ووٹ کا حق دیا ہے، اس کو انتہائی خوشی کی بات ہے۔ ڈیجیٹل ووٹ کا سسٹم شروع کیا ہے، انتہائی اچھی بات ہے۔ اس میں دھاندلی وغیرہ کا کام بہت کم ہو جائے گا۔ اس میں ہمیں بہت خوشی ہے، ایسے کام ہونا چاہیے تاکہ ہم لوگ بھی اپنی رائے رکھ سکیں۔ یہ خوشائن بات ہے، پاکستان کے لیے اچھا ہے، پاکستان کی جمہوریت کے لیے اچھا ہے، اور اپوزیشن کو چاہیے کہ اب حکومت کے ساتھ مل کر پاکستان کو مضبوط کریں۔ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ دینا کا حق ملا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے پاکستان کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی۔ ہم تہ دل سے عمران خان کا، اس کی کابینہ کا، پورے پاکستان کا ہم شکر گزار ہیں، جس طرح پیار محبت سے ہم لوگوں کو انہوں نے اپنی رائے دہی کا حق استعمال کرنے کا حق اجازت دی ہے۔ انتخابی جو اصلاحات ہیں ان کے ذریعے جو دھاندلی کا رستہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ای وی ایم جو ہے اس کے ذریعے وہ رک جائے گا، اور اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان کو پاکستان کا جو سیاسی نظام ہے ان میں حصہ لینے کا موقع فراہم کیا جائے گا۔ اوورسیز کو جو ووٹنگ کا ایک حق مل رہا ہے، جو ایک بہت اچھی بات ہے، جو درندہ مطالبہ ہے تمام اوورسیز کا، تمام ممالک میں جہاں پہ اوورسیز پاکستانی رہتے ہیں۔ یہ بڑا اچھا اقدام ہے حکومت پاکستان کا، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں عمران خان صاحب کا کہ انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ ہمارے یہاں اوورسیز میں ہم لوگ ہیں، جو ہمارے مسائل ہیں وہ بہتر طریقے سے وہاں پہ حل ہوں گے۔ اوورسیز پاکستانیوں کا درندہ مطالبہ تھا جس کو کافی عرصہ سے یہ پینڈنگ تھا کیس، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اوورسیز پاکستانیوں کے جو مسائل ہیں اس کو حل کرنے میں بہت مدد ملے گی۔ پاکستانی اوورسیز جو ہے وہ پاکستان کی ترقی، اکانومی اور خوشحالی میں ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو اوورسیز پاکستانی کو مبارکباد، پاکستان کو مبارکباد، اور موجودہ گورنمنٹ کو بہت بہت مبارکباد۔ دوسری جانب ووٹ ڈالنے کے روایتی طریقہ کار کے برعکس الیکٹرانک ووٹنگ میں مشین کا بٹن دبا کر ووٹ ڈالا جاتا ہے۔ انتخابات میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال درست اور بروقت نتائج کا حصول ممکن بنا کر انتخابات پر ووٹر کا اعتماد بڑھائے گا۔ جس طرح کے پرائم منسٹر صاحب نے کرکٹ میں جتنی بھی کنٹروورسیز ہوتی تھی اس کو ختم کر کے نیوٹرل امپائرز کا کانسیپٹ لائے، اسی طرح ہمارے الیکٹورل پروسیس میں بھی اب یہ نیوٹرل امپائر کا کردار ادا کرے گی۔ یہ جمہوریت کے لیے ایک بہت ہی اہم دن ہے۔ انتخابات میں اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ اور الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کا استعمال ملک میں جمہوری روایات کی مضبوطی کا باعث بنے گا اور انتخابی عمل پر اٹھنے والے سوالات کا خاتمہ ممکن ہوگا۔ حسن طارق بٹ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ بات کریں گے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے تاریخ ساز قانون سازی کی۔ ناظرین، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں مقیم پاکستانیوں نے بھی ووٹ کا حق ملنے کو خوشائند قرار دیا ہے۔ بہت خوشی کی بات ہے، میرے خیال میں تو یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، اور
इसका क्रेडिट जो है वो डेफिनेटली पीटीआई गवर्नमेंट को जाता है। बीइंग ए पाकिस्तानी हमें ये एजाज़ मिलना चाहिए था, पहले मिलना चाहिए था, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त है, अभी मिला है तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी बात है। जो पाकिस्तानी सऊदी अरेबिया में मुकीम हैं उनके लिए यकीनन एक ये बहुत बड़ी जो है वो अच्छी काविश है, और यहाँ पर मुकीम सऊदी अरेबिया में पाकिस्तानियों की आवाज़ पार्लियामेंट में भी अब इंशाल्लाह उठेगी। हमें एक ऐसा हक दिया जो पिछली बहुत सारी हुकूमतों से हम उम्मीद कर रहे थे, लेकिन हमें किसी ने जो है वो हक नहीं दिया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की हुकूमत ने आके ये चेंज लेके आए, और ये वो चेंज था जिसका इमरान खान साहब हमेशा वादा करते थे। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फ़ारूक हबीब ने कहा है कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इंतखाबात से मुतालिक 2 अहम बिलों समेत 32 बिल कसरत राय से मंजूर होना हुकूमती अरकान और इत्तहादियों की जानिब से वज़ीर आज़म की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार है। अपने ट्वीट में फ़ारूक हबीब ने कहा कि अपोजिशन आर या पार करते हुए ख्वार हो गई है। अपने एक और ट्वीट में वज़ीर मुमलिकत ने कहा कि बिलावल जरदारी ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कानून साजी के लिए 222 मेंबरान का वोट लाजमी होने का झूठ बोलकर गुमराह करने की कोशिश की है। अपोजिशन ने इलेक्शन तरमीमी बिल समेत दीगर बिलों को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान किया है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा कि अपोजिशन ने गिनती के अमल पर एतराज़ किया जिसको अहमियत नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि मुश्तरका अपोजिशन के इजलास में आइंदा का लाहे अमल मुरतब करेंगे। और नाज़रीन, सिख मज़हब के बानी बाबा गुरु नानक के 552वें जन्मदिन की तकरीबात उनकी जाए पैदाइश गुरुद्वारा जन्मस्थान ननकाना साहब में जारी हैं। इन तकरीबात में शिरकत के लिए 2414 भारतीय सिख यात्री रात गए खुसूसी बसों के जरिए ननकाना साहिब पहुंचे, जहां उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। भारतीय सिख यात्री आज सुबह सख्त सिक्योरिटी के हिसार में गुरुद्वारा सच्चा सौदा की यात्रा और वहां अपनी मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए फर्रुखाबाद रवाना हो गए, जहां से वो रात वापस गुरुद्वारा जन्म स्थान आ जाएंगे। भारत समेत दुनिया भर से और अंदरून मुल्क से आए सिख यात्री कल इन तकरीबात के मरकजी प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। मरकजी प्रोग्राम के बाद नगर कीर्तन का जुलूस भी निकाला जाएगा। मरकजी तकरीब में वफाकी और सूबाई वज़रा, अरकान असम्बली और सिख रहनुमा भी शिरकत करेंगे। सिख यात्री ननकाना साहिब शहर में वाक़ 7 गुरुद्वारों की यात्रा और वहाँ अपनी मजहबी रसूमात अदा करेंगे। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से सिख यात्रियों की सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। 3000 से ज़्यादा पुलिस, एलीट फोर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। सिख मज़हब के बानी बाबा गुरु नानक के 552वें जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए भारत समेत दुनिया और अंदरून मुल्क से आने वाले सिख यात्रियों के लिए बेहतरीन इंतजाम करने के साथ साथ उन्हें बेहतरीन तिब्बी सहूलतें भी फराहम की जा रही हैं, जिस पर उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। सिख यात्रियों को फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात से मुतालिक देते हैं ननकाना साहब से हमारे नुमाइंदे जावेद अहमद मुआविया की यह खुसूसी रिपोर्ट। महकमा सेहत की तरफ से सिख यात्रियों की सहूलत के लिए गुरुद्वारा जन्म स्थान में 15 बिस्तरों पर मुश्तमिल फील्ड अस्पताल बनाया गया है, जहां माहिर डॉक्टर्स और अमला तमाम जरूरी तिब्बी आलात और अद्वियात के साथ 24 घंटे ड्यूटी के फराइज सर अंजाम दे रहा है। के DHQ क्योंकि दूर है और यहाँ पे काफी हजारों की तादाद में लोग आते हैं, तो उनको जो मेडिकल एड है वो मैसर हो करीब तर करीब। वालिदैन के साथ आने वाले छोटे बच्चों को खसरा और रुबेला के फांसी टीके लगाने के साथ साथ पोलियो से बचाव के कतरे भी पिलाए जा रहे हैं। पाकिस्तान तिब्बी कॉन्फ्रेंस और समाजी तंजीम की तरफ से भी गुरुद्वारा जन्म स्थान में फ्री मेडिकल कैंप लगाए गए हैं, जहां सिख यात्रियों को तिब्बी मुआयने के साथ साथ अद्वियात भी मुफ्त फराहम की जा रही है। इंडियन पंजाब के लोग काफी आ रहे हैं। गवर्नमेंट ने हमने हर किस्म की उनके लिए सहूलियात जो है वो प्रोवाइड करने की कोशिश की। जिला इंतजामिया की तरफ से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में 20 बिस्तरों पर मुश्तमिल वार्ड को सिख यात्रियों के लिए मुख्तस किया गया है। हुकूमत पाकिस्तान की हदायत पर सिख यात्रियों का गुरुद्वारा जन्म स्थान में बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही है। जावेद अहमद मुआविया, PTV न्यूज, ननकाना साहिब। सिख मज़हब के बानी बाबा गुरु नानक के 552वें जन्मदिन की तकरीबात उनकी जाए पैदाइश गुरुद्वारा जन्मस्थान ननकाना साहब में जारी हैं और इस हवाले से करतारपुर में इंतजामात भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। मज़ीद तफसील जान लेते हैं इस वक्त करतारपुर में मौजूद हमारे नुमाइंदे आसिम भट्टी से। आसिम, बताइएगा बाबा गुरु नानक के जन्मदिन के हवाले से भारत से कौन कौन सी अहम शख्सियात करतारपुर के रास्ते से तकरीबात में शिरकत के लिए आ रही हैं? सिख मज़हब के बानी बाबा गुरु नानक के 552वें जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए दुनिया भर से सिख यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी है। सिख यहाँ पर आकर अपनी मजहबी रसूमात की अदायगी कर रहे हैं। अभी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे जब बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? हमारा मोटूमल नाम है, हम सिंध से आए हैं।
अच्छा, मोटर साहब ये बताइएगा कैसा लग रहा है यहाँ पर आके आपको? हमारे को बहुत खुशी हुई है, तो गुरु नानक के मेले पर आने पर खुशी है। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला को तो इस मुल्क को आबाद रखे। पाकिस्तान की हुकूमत है और उनकी तरफ से जो इंतजामात किए गए हैं सिख यात्री उससे काफ़ी मुतमईन नज़र आते हैं। बहुत शुक्रिया आसिम भट्टी। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि पाकिस्तान ने बैनुल मज़ाहिब, हम आहंगी और अक़लियतों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी तमाम तर ज़िम्मेदारियाँ पूरी की हैं। करतारपुर राहदारी और वाहगा बॉर्डर को भारत से आने वाले सिख यात्रियों के लिए खोल दिया गया है और उनकी सहूलियात के लिए तमाम इंतजामात को भी यकीनी बनाया गया है। राहील अंसार से तफसील जानेंगे। आप आज़ाद हैं, आज़ाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब को मजहबी रसूमात अदा करने की मुकम्मल आज़ादी है। बाबा गुरु नानक के 552वें जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए आने वाले सिख यात्रियों को तमाम तर सहूलियात फराहम करने के लिए हुकूमत ने खसूसी इक़दामात कर रखे हैं। करतारपुर राहदारी पाकिस्तान की रवादारी और मजहबी आज़ादी की मुकम्मल अक्कास है। गुज़श्ता बरस करतारपुर राहदारी के दौरे के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने तारीखी अल्फाज अदा करते हुए कहा था कि करतारपुर राहदारी पाकिस्तान की दोस्त ख्वाहिश की जीती जागती मिसाल है। Sikhs, Muslim, Christians, maybe Hindus, all worshipping in harmony and in peace. हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सिख यात्रियों के लिए दिल खोल कर की गई पजीराई के बाद सवाल ये पैदा होता है कि क्या भारत भी अपनी अकलियतों के लिए ऐसे इक़दामात करता है? दुनिया जानती है कि भारत ने हमेशा अकलियतों और बिलखसूस मुसलमानों को मजहबी रसूमात की अदायगी से रोका है। राहील अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। कुछ दीगर खबरों में आपको आगाह करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि अमन के दौर में हकीकी तरबियत जारियत से निमटने में मदद देती है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने खारिया का दौरा किया और तरबियती मशकों का मुशाहिदा किया। लेफ्टिनेंट जनरल शाहीन मजहर ने जनरल कमर जावेद बाजवा का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ ने वॉर गेम्स की ऑपरेशनल पहलुओं का मुशाहिदा किया। मशकों में जदीद हथियारों के निज़ाम, VT-4 टैंक और जंगी फ़ज़ाई मुज़ाहिरा किया गया। मशकों का मकसद फॉर्मेशंस की ऑपरेशनल तैयारियों को बढ़ाना था। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने जवानों की तैयारियों और पेशा वराना महारत को सराहते हुए कहा कि ऑपरेशनल ड्रिल्स की प्रैक्टिस खतरात का जवाब देने की सलाहियत बढ़ाती हैं। और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने अलविदाई मुलाकात की। मुलाकात में वज़ीर ख़ारजा ने बतौर DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की पेशावराना खिदमत को सराहा और उनकी नई तैनाती के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर ने फ़तेह जंग में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मुस्तहिक़ ख़ानदान एहसास राशन प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कल से हो रहा है। एहसास राशन रियायत का जो प्रोग्राम है उसमें हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से 1000 रुपये की रियायत दी जा रही है। घी या तेल, आटा और दालों पे जो अहल ख़ानदान होंगे वो अपनी मर्ज़ी से ले सकेंगे, मगर 1000 रुपये की सब्सिडी तक वो लागू होगी। वज़ीर आज़म की ख़ास हिदायत पे ये प्रोग्राम बहुत ही फास्ट ट्रैक बेसिस पे इस पे अमल दरामद हो रहा है। कल से हम इंशाअल्लाह 8171 का जो मैसेजिंग सर्विस है एहसास की उसको भी खोल देंगे और जो घराने इस रियायत प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं वो अपना शिनाख्ती कार्ड नंबर 8171 पर SMS करके हम रजिस्टर हो सकेंगे। समंदर पार पाकिस्तानियों की जानिब से एक और संगे मील रवा माली साल जुलाई से अक्टूबर तक भिजवाई गई तरसीलात ज़र 10 अरब 6 करोड़ डॉलर की हद उबूर कर गईं, जो गुज़िश्ता साल इसी अरसे के मुकाबले में 12% ज़्यादा हैं। तफसील बता रहे हैं ज़ीशान अहमद। बैरून ममालिक में मुकीम पाकिस्तानी मुल्क कौम का सरमाया है। जज्बा हुब्बुल वतनी के तहत समंदर पार पाकिस्तानियों की जानिब से रवा माली साल के 4 बार जुलाई से अक्टूबर तक तरसीलात ज़र भेजने के सिलसिले में तेजी आई है और अब तक 10 अरब 6 करोड़ डॉलर का ज़र मुबादला पाकिस्तान आया है, जो कि गुज़िश्ता माली साल के इसी मुद्दत के मुकाबले में 12% ज्यादा है। समंदर पार पाकिस्तानी न सिर्फ ज़र मुबादला पाकिस्तान भेज रहे हैं बल्कि मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी भी कर रहे हैं, जबकि स्टेट बैंक की जानिब से शुरू करदा रोशन डिजिटल अकाउंट भी कामयाबी से जारी है और अब तक 1,73,000 से ज्यादा अकाउंट्स खोले जा चुके हैं।
तरसीलात ज़र मुल्क में भेजने से स्टेट बैंक के ज़खायर में इजाफा हो रहा है। माशी माहिरीन का कहना है कि अगर ये सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो GDP का हदफ हासिल करने में आसानी होगी। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की वजह से पाकिस्तान के 3 साल के अंदर बहुत ज़्यादा इकनॉमिक ग्रोथ आई है। इनका पैसा जो डॉलर्स आ रहे हैं, चाहे वो RDA हो, रेमिटेंसेज हो, इसका काफ़ी पाकिस्तान को फ़ायदा हो रहा है। तरसीलात ज़र का गुज़िश्ता माली साल जुलाई से अक्टूबर तक का तकाबली जायजा लिया जाए तो इसमें साल ब साल इजाफा हो रहा है। माली साल 2018 में तरसीलात ज़र 6 अरब 5 करोड़ डॉलर, माली साल 2019 में 7 अरब 6 करोड़ डॉलर, माली साल 2020 में 7 अरब 5 करोड़ डॉलर और माली साल 2020-21 में 9 अरब 4 करोड़ डॉलर थी, जबकि रवा माली साल के सिर्फ अक्टूबर के महीने में 2 अरब 5 करोड़ डॉलर की तरसीलात ज़र पाकिस्तान आईं। ज़िशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। नाज़रीन, रवां साल जनवरी से सितंबर के दौरान पाकिस्तान से कनाडा भिजवाई गए बरामदात में 32% इजाफा हुआ है। हुकूमत कनाडा के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पहले 9 माह में पाकिस्तान से कनाडा भिजवाई गई बरामदात का हजम 313 मिलियन अमरीकी डॉलर रहा, जबकि गुज़श्ता साल इसी अरसे के दौरान इसका हजम 237.1 मिलियन अमरीकी डॉलर था। इस बात का इज़हार कनाडा में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए मुनाक़िदा माहाना ई-कचहरी के दौरान किया गया। ई-कचहरी से खिताब करते हुए कनाडा में पाकिस्तान के सफ़ीर अमीर खुरम राठौर का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की क़यादत में हुकूमत माशी और समाजी तरक्की में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के किरदार को इंतहाई कदर की निगाह से देखती है। यही वजह है कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को इंतखाबी अमल में शरीक करने के लिए कानून साजी की गई है, जिसके नफाज से बैरून मुल्क पाकिस्तानी आइंदा इंतखाबात में अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। खबर देंगे आपको भारत के इस गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर से, जहां भारतीय पुलिस ने शहर में जाली मुकाबले में 4 शहरियों के बहिमाना कत्ल के खिलाफ श्रीनगर के प्रेस इनक्लेव में धरने पर बैठे गमज़दा अहल खाना और सिविल सोसाइटी के कारकुनों को रात के वक्त धावा बोल दिया और ताकत का वहशियाना इस्तेमाल करते हुए उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फौजियों ने पीर की रात श्रीनगर के इलाके हैदरपुरा में मुहासरे और तलाशी की नाम निहाद कार्रवाई के दौरान एक डॉक्टर समेत 4 शहरियों को जाली मुकाबले में बेदर्दी से शहीद कर दिया था। दर्जनों मुसल्ला और नकाब पोश भारतीय पुलिस एहलकारों ने बुध की रात श्रीनगर में पुलिस एनक्लेव पर छापा मारा और धरने पर बैठे अफराद को गिरफ्तार कर लिया। डॉक्टर मुदस्सिर शहीद और अल्ताफ अहमद शहीद के वरसा अपने प्यारों की मैयतें वापस करने का मुतालबा कर रहे थे। सुप्रिंटेंडेंट पुलिस की क़यादत में पुलिस एहलकारों ने मुजाहिरीन को घसीटा और उन्हें हिरासत में ले लिया। इस दौरान कुछ अफराद ने मुज़ाहमत भी की, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हो गए। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने अवाम से अपील की है कि वो कल बाद नमाज जुमा शहीद शहरियों की गायबाना नमाज जनाजा अदा करें और पुरअमन एहतजाजी रैलियाँ निकालें। और बैरून मुल्क मुकीम कश्मीरियों से भी अपील की है कि वो काबिज़ भारतीय फोर्सेस की तरफ से निहत्ते अवाम के कत्लेआम के खिलाफ दुनिया भर में भारतीय सिफारत खानों के बाहर एहतजाजी मुजाहरे करें। पाकिस्तान ने भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में काबिज़ अफवाज के हाथों मज़ीद 5 कश्मीरियों के मावराए अदालत कत्ल की शदीद मज़म्मत की है। भारतीय काबिज़ अफवाज ने 1 अक्टूबर 2021 से अब तक जाली मुकाबलों या नाम नहाद सर्च ऑपरेशंस में कम अज़ कम 30 कश्मीरियों को शहीद किया है। अपने एक मज़म्मती बयान में तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में मासूम शहरी, ख़वातीन, बच्चे और बुजुर्ग भारतीय अफवाज की रियासती दहशतगर्दी से महफूज नहीं है। शहीदों की मैयतें उनके लवाहिकीन के हवाले न करने का गैर इंसानी और जालिमाना अमल भी काबिल मज़म्मत है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया है कि वो मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी का फौरी नोटिस लें। नाज़रीन, गुर्बत और जहालत से तबाहाल मुल्क भारत, जहाँ इंसानियत पहले ही सिसक रही है और हिंदू इंतहा पसंदों ने आदम की औलाद को गाँव मूत्र पीने पर मजबूर कर रखा है। तेजाब से ख़वातीन के चेहरे और जिस्म को मसख करने की वारदातें इंतहा को पहुँच गई हैं और अब आपको जगह जगह ऐसी ख़वातीन मिलेंगी जो तेजाब के हमले से जिंदा बच जाने के बाद अज़ियतनाक ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 5 साल के दौरान 1500 ख़वातीन तेजाब गर्दी का निशाना बनी, लेकिन आज़ाद ज़राए इन आदाद-ओ-शुमार के तस्लीम करने को तैयार नहीं है। उनका ख्याल है कि ये तादाद 30,000 से ज़ायद है, लेकिन ना तो ऐसी ख़वातीन के मुक़दमात रजिस्टर्ड हुए और ना ही उन्हें इंसाफ तक रसाई मुयस्सर आई। और अगर मुकदमा दर्ज हो भी जाए तो मुजरिमों को सज़ा नहीं दी जाती।
साल 2018 में तेजाब गर्दी के 523 केस अदालतों तक पहुंचे, लेकिन सिर्फ 19 मुजरिमों को सजा मिल सकी। जर्मन नशियाती इदारे ने भारत में तेजाब गर्दी का शिकार होने वाली खवातीन की तस्वीर शाये की हैं, जिसमें सूरत हाल की संगीनी का अंदाज़ा किया जा सकता है। इस्लामाबाद में अफगानिस्तान की तामीर नौ के हवाले से कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें अफगान अवाम के मसाइल के हल और तामीर और तरक्की के लिए बैनुल-अक़वामी बरादरी के ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया गया। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुशीर बराए कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ का कहना था कि अफगानिस्तान को हंगामी बुनियादों पर इंसानी इमदाद की ज़रूरत है। आलमी बरादरी को अपना जिम्मेदाराना किरदार अदा करना होगा। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में अदम इस्तेहकाम से पूरा खित्ता मुतासर होगा। मोईद यूसुफ ने कहा कि बैंकिंग चैनल्स की बहाली से अफगानों को बरवक्त इंसानी इमदाद की फराहमी यकीनी बनाने में मदद मिलेगी। मुआवन खुसूसी इस्टेब्लिशमेंट शहजाद अरबाब ने कहा कि अफगानिस्तान के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बॉर्डर, तिजारत, वीज़ा, सेहत और दीगर मामलात पर अफगानिस्तान को ताउन फराहम कर रहा है। उधर अफगानिस्तान में तालिबान क़यादत ने अमरीकी हुकूमत को मुतनब्बे किया है कि अगर उसने मुंजमद असासे बहाल न किए तो न सिर्फ अफगानिस्तान के अंदर इंसानी बहरान शिद्दत इख्तियार कर जाएगा, बल्कि आलमी बरादरी भी उससे बुरी तरह से मुतासर होगी और ख़तरा है कि गुर्बत से तंग शहरी दूसरे मुल्कों की जानिब हिजरत करने पर मजबूर होकर मसाइल का बायस बने। अमरीकी अरकान कांग्रेस के नाम खत में अफगान वज़ीर ख़ारिजा अमीर खान मुत्तकी ने कहा कि इमारत इस्लामी में इक़्तिसादी बहरान की असल वजह अमरीकी हुकूमत की जानिब से अफगान मरकज़ी बैंक के $9.5 अरब गस्ब किया जाना है। उन्होंने कहा कि वाशिंगटन हमारे मुंजमद असासे बहाल कर दे तो हम अपने अवाम की हालत बेहतर बना सकते हैं। अफगानिस्तान से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का खुसूसी इजलास आज न्यूयॉर्क में हो रहा है। इजलास में अफगानिस्तान की सूरत हाल, सियासी इस्तेहकाम, बिलखुसूस इंसानी मसाइल के हवाले से बातचीत की जाएगी और मुतालिका ममालिक के नुमाइंदों से मसाइल के देर पा हल के लिए तजावीज़ और मदद ली जाएगी। की तरफ जाना है, वो भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियर एक दिया विजन के जी हमने क्लीन एनर्जी में इन्वेस्ट करना है और जो आलूदगी फैलाने वाले फ्यूल हैं उनसे हटने की कोशिश करनी है। तो हमने आज से 3-4 साल पहले ये दोनों पिलर्स के ऊपर काम करना शुरू कर दिया था। बल्कि वहाँ पे मुझे बहुत सारे हेड ऑफ स्टेट्स मिले, मिनिस्टर्स मिले मुल्कों के, और उन्होंने जब हम 10 बिलियन ट्री की बात की और उनको ये बताया कि हम 2.5 अरब ऑलरेडी लगा चुके हैं, तो उन्होंने ये कहा कि जी हम तो अब ये काम शुरू करने वाले हैं और आपका तो हमें लगता है कि आपकी लीडरशिप में ये सलाहियत है कि वो दीवार के पीछे भी देख सकती है। और ये बड़ी खुशाइंद बात थी क्योंकि एक विजन की बात थी ये कि एक ऐसा विजन जो कि वक्त से पहले लीडरशिप देख ले और उस पर फिर गामजन हो जाए। तो ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए बड़ी फ़ख्र की बात थी कि वहाँ पे इसका मैं आपको आगे बताता हूँ कि किस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान का इस विजन के भी इतराफ़ किया और पाकिस्तान की जो लीडरशिप है जो इमरान खान साहब ने दिखाई है माहौलियात के शोबे में, उसका भी किस तरीके से इतराफ़ किया इस चीज़ के ऊपर। दूसरी बात मैं ये करना चाहता हूँ कि मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनको कल बहुत एक हिस्टोरिक डे था कि उनको वोटिंग का हक़ मिल गया पार्लियामेंट से और PTI की हुकूमत ने और इमरान खान साहब ने जो वादा किया था वो पूरा किया। और वहाँ पर मेरे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ भी जो इंटरेक्शंस हुए उसके अंदर भी उन्होंने यही बात की कि जो पाकिस्तान का ग्रीन विजन है उसकी वजह से हमारा इस वक्त दुनिया में सर फ़ख्र से बुलंद होता है। और जब बोरिस जॉनसन जैसा प्राइम मिनिस्टर उठ के अपने 3 मिनट के अंदर पाकिस्तान की तारीफ़ करता है, जो UN जनरल असम्बली में उसको 3 मिनट मिलते हैं, उसमें वो खड़ा होकर पाकिस्तान के प्रोजेक्ट की तारीफ़ करता है, तो हर पाकिस्तानी जो कि पाकिस्तान से बाहर है वो उसका सर फ़ख्र से बुलंद होता है कि ग्लोबल लीडरशिप पाकिस्तान के जो विजन है उसका इतराफ़ कर रही है। तो इंशाल्लाह हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को भी अपने ग्रीन विजन के साथ अलाइन करने का एक स्पेशल मंसूबा लेकर आ रहे हैं और जल्दी उसकी तफसीलात आपको बताएंगे। अब COP26 पे अगर हम आ जाएं तो उस पर जैसे मैंने आपको बताया कि 196 ममालिक ने एक एग्रीमेंट के ऊपर साइन किया है जिसको ग्लासगो पैक्ट का नाम दिया गया है। ये एग्रीमेंट इसलिए किया गया है कि दुनिया इस वक्त मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासिर है और यहाँ पर जो मीटिंग हुई है ये मुल्क दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी मीटिंग थी
اس پہ 40,000 مندوبین شریک تھے اور اس میٹنگ کے اندر 140 کے قریب ہیڈ آف سٹیٹس آئے تھے. اس سے پہلے کبھی کسی میٹنگ کے اوپر اتنے ہیڈ آف سٹیٹس ایک جگہ پہ اکٹھے نہیں ہوئے اور یہ سب پرائم منسٹر ہیڈ آف سٹیٹ جو تھے وہاں پہ موجود تھے. اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے بھی جانا تھا لیکن لاسٹ منٹ پہ یہاں پہ جو ڈومیسٹک سچویشن بنی ہوئی تھی اس کی وجہ سے وہ نہیں جا سکے, لیکن ان کی کمی وہاں پہ محسوس کی گئی. اور میرے سے بہت سارے لیڈران نے ڈائریکٹلی, کیونکہ میں ڈیلیگیشن کو لیڈ کر رہا تھا, تو جب ان سے بات ہوئی جن میں اینجلا مرکل شامل ہیں, ٹروڈو جو کینیڈا کے پرائم منسٹر ہے وہ شامل ہیں, اور ٹرکی کے وہاں پر جو لیڈر آئے ہوئے تھے وہ شامل ہیں, ان سب نے یہ کہا کہ جی ہم پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی تقریر کے منتظر تھے. تو ان کی جو تقریر تھی اس کو لوگ سننا چاہ رہے تھے لیکن وہ جا نہیں سکے, لیکن ان کا پیغام ہم نے وہاں تک ضرور پہنچایا ہے. یو کے نے وہاں پر میزبانی جو کی, وہ بھی اتنی بڑی میٹنگ کو آرگنائز کرنا بڑا مشکل کام تھا, کیونکہ 140 جب پرائم منسٹر ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں تو وہ ایک سمجھنے ایک نائٹ میئر ہوتا ہے ملک کے لیے, لیکن انہوں نے بڑے بہتر طریقے سے اس کو ہینڈل کیا. اور پھر اس کے بعد 196 ممالک کو کسی ایک ٹیکسٹ کے اوپر اگری کرانا, وہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج تھا, لیکن انہوں نے ایک گلاسگو پیکٹ کے نام سے ایک اگریمنٹ پہ سب کو اس پہ اکٹھا کیا, اور یہ ان کی میں سمجھتا ہوں اچیومنٹ ہے. گو کہ میں سمجھتا ہوں کہ گلاسگو پیکٹ جو ہے وہ ایک کمزور ٹیکسٹ ہے, اور وہ جو کلائمیٹ چینج کی جو اس وقت پاکستان چونکہ متاثر ترین ممالک میں سے, اور میں نے اپنی تقریر میں بھی اس کی بات کی, ابھی آپ کو وہ تقریر بھی سنا دیتے ہیں, 3 منٹ کی تقریر تھی وہاں پہ, اس کے اندر بھی میں نے یہ بات کی کہ یہ لیڈرشپ جو ہے اس نے یہ جو ساری کٹھی ہوئی ہے یہاں پر, وہ اس لیول تک اس پیکٹ کو نہیں اٹھا سکی جہاں تک جانا چاہیے تھا. کیونکہ جو باہر موسم تبدیل ہو رہا ہے جس سے ہمارے گلیشیئر پگھل رہے ہیں, ہمارے ملک میں ہیٹ ویوز آ رہی ہیں, ہمارے ملک میں سائیکلون اور طوفان آ رہے ہیں, وہ تو اس چیز کا انتظار نہیں کر رہا کہ یہاں پہ پیکٹ ہوگا تو تب میں آگے بڑھوں گا. وہ تو ہو رہا ہے, وہ کلائمیٹ چینج تو موسمیاتی تبدیلی ہو رہی ہے. آج ہمارے فارمرز اس سے متاثر ہیں, ہمارے ناردرن ایریا سارے اس سے متاثر ہیں. تو جب وہ ہم متاثر ہو رہے ہیں آج اس سے, تو اس پولیٹیکل اگریمنٹ کا انتظار وہ سائنس یا وہ ریالٹی نہیں کر رہی. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ کمی تھی اس سارے پروسیس میں. لیکن یہ ایک چیلنج ہوتا ہے کہ آپ نے تمام دنیا کو جب ایک ساتھ لے کے کسی چیز پہ چلنا ہے تو وہ آہستہ آہستہ ہی چلا جاتا ہے. اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر جن 2 نقطوں پر دنیا اکٹھی ہوئی ہے, وہی 2 نقطے ہیں جو کہ پرائم منسٹر, جس طرح میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ عمران خان صاحب نے پاکستان کو وہ ویژن آج سے 4 سال پہلے دے دیا تھا. ایک یہ کہ ہم نے درخت لگانے ہیں, اپنے جنگلات کو بچانا ہے اور اپنے نیچر میں انویسٹ کرنا ہے. ایک یہ نقطہ ہے, اور دوسرا نقطہ ہے کہ ہم نے کاربن فری انرجی کی طرف جانا ہے, یعنی کہ ہائیڈرو پاور, ونڈ پاور, سولر پاور, اور پاکستان آلریڈی 10 ڈیم جو بنا رہا ہے وہ اسی ڈائریکشن میں ہے. ہم نے جو ونڈ پاور کے اندر ایکسپینشن کی ہے وہ بھی اسی ڈائریکشن میں ہے. تو دنیا بھی اس وقت اسی چیز کے اوپر آ گئی ہے, اور انہوں نے بڑے بڑے منصوبے جن کے اوپر وہاں پر سائن کیا گیا, اور اس کو آگے لے کے چلے جائیں گے. پاکستان اب وہاں پر ہماری جو امیشنز ہیں وہ 1% سے کم ہیں اس وقت. دنیا کی جو آلودگی ہے اس میں پاکستان 1% سے کم آلودگی کرتا ہے, لیکن ہم وہاں پر ایک سولوشن پرووائڈر کے طور پہ گئے ہیں. یعنی کہ ہم نے دنیا کو یہ بتایا ہے کہ ہم نے اس مسئلے کو پیدا تو نہیں کیا, لیکن اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے پاکستان آپ سب سے ایک قدم آگے چلنے کو تیار ہے. اور جو ہم نے ویژن دیا ہے وہ آج وہی ویژن ہے جو کہ دنیا بھی اس پہ متفق ہو کے ساتھ آ گئی ہے. ہم نے اپنا ایک 10 سالہ ویژن دیا جو کہ پرائم منسٹر کی کمیٹی نے منظور کیا تھا, NDC جس کو کہتے ہیں, اور اس کے اندر یہی تھا کہ ہم نے اپنے جو آلودگی اور ایمیشنز ہیں وہ ہم نے آلریڈی 9% کم کر لی ہیں 2020 کے اندر. جو ہم نے ایک 2016 میں ایک ڈائریکشن دی تھی, اس سے 9% ہم نے کم کر کے دکھائی ہیں, اور 2030 تک ہم اس کو 15% کم کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی پاکستان کی اچیومنٹ تھی. اور ساتھ ہم نے دنیا کو ایک چیلنج دیا ہے. وہ چیلنج یہ ہے کہ ہم نے کہا ہے کہ اگر دنیا ہمیں $100 ارب دیتی ہے مزید انویسٹمنٹ کے لیے, تو ہم اس ایمیشنز کو 50% کم کر کے بھی دکھا سکتے ہیں.
اور یہ بات ہم نے برملا وہاں پر کی کہ جی پاکستان 50% تک اپنی ایمیشنز 2030 تک کم کر سکتی ہے اگر ہمیں $100 بلین مل جائے. اور وہ کہاں لگے گا $100 بلین؟ وہ بھی ہم نے بتایا کہ ان پروجیکٹس کے اندر ہم وہ $100 بلین لگائیں گے. تو ایک بڑا کلیئر پلان پاکستان نے دیا اور وہاں پر اس چیز کو مانا گیا کہ پاکستان کا جو پلان تھا وہ دنیا کے بہترین پلانز میں شامل تھا. وہاں پر یو ایس گورنمنٹ جو کہ ٹرمپ کے زمانے میں اس ایگریمنٹ سے باہر نکل چکی تھی, انہوں نے ری انٹری کی اور بڑے زوردار قسم کی ان کی ری انٹری تھی. پریزیڈنٹ بائیڈن وہاں پر 2 دن موجود رہے گراؤنڈ پہ, اور جو جان کیری تھے وہاں پر 12 دن موجود رہے, اور ان کی بڑی اگریسو انگیجمنٹ تھی, اور انہوں نے دوبارہ ایک کلائمیٹ چینج کے اندر ایک لیڈرشپ رول جو ہے وہ اپنایا یو ایس گورنمنٹ نے. اور پاکستان نے بھی ان کے ساتھ مل کے ایک میتھین پلیج کے اوپر سائن کیا ہے. میتھین ایک ایسی گیس ہے جو کاربن ڈائی آکسائڈ سے 80 گنا زیادہ آلودگی پیدا کرتی ہے. یہ ہماری جو آپ سوئی گیس سمجھ لیں, یہ میتھین گیس ہوتی ہے. تو یہ جب لیک ہوتی ہے اس سے آلودگی پیدا ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ پہ سائن کیا کہ دنیا میں میتھین گیس کو 30% کم کیا جائے گا, اور پاکستان بھی اس میں اپنا حصہ ڈالے گا, اور اس میں جو امریکن گورنمنٹ کے اشتراک کے ساتھ انشاءاللہ وہ منصوبے کیے جائیں گے. اس کے اوپر ہمارا ایک جوائنٹ ورکنگ گروپ بھی ان کے ساتھ تشکیل پا گیا ہے امریکن گورنمنٹ کے ساتھ. اس کے ساتھ وہاں پر جو ایک بڑا چیز دیکھنے میں آئی وہ یہ تھی کہ بھارت نے ایک بگڑے ہوئے بچے کا کردار ادا کیا ادھر, اور بھارت نے وہاں پر 2 ایسی حرکتیں کیں جس کی وجہ سے پوری ان کی جاگسائی بھی ہوئی, اور ہم نے بھی اپنی تقریر میں اس کا ذکر بھی کیا. ایک تو مودی نے آ کر وہاں پر یہ بات کی کہ میں 2070 میں نیٹ زیرو پہ جاؤں گا. 2070 میں وہاں پر جب اس نے یہ بات کی تو لوگوں نے کہا جی کہ اس کمرے جس میں آپ یہ بات کر رہے ہیں یہاں تو ایوریج عمر جو لوگوں کی ہے وہ 60 سال ہے, تو 2070 تک تو یہ سارے مر چکے ہوں گے, تو کس کو آپ بتا رہے ہیں کہ میں 2070 میں کروں گا. تو وہ ایک جگ ہسائی بنی ان کی. ہم نے بھی اس کے اوپر, میں نے اس میں نیو یارک ٹائم پہ بھی اسٹیٹمنٹ دیا, واشنگٹن پوسٹ میں اسٹیٹمنٹ دیا, اور ہم نے اس کو دنیا کے سامنے بتایا کہ یہ ایک نان سیریس ملک ہے کلائمیٹ چینج کے اوپر. اسی طرح دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ ہاں بالکل, جب اگریمنٹ آخر میں جب سائن ہونے لگا تو تمام دنیا اس چیز پہ آ گئی تھی کہ کوئلے سے جو بجلی بنتی ہے اس کو ہم فیز آؤٹ کریں گے, اور وجہ یہی تھی کہ کوئلے کی بجلی سب سے زیادہ آلودگی پیدا کرتی ہے. تو انہوں نے اس وقت کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا جی نہیں جی یہ فیز آؤٹ نہیں, ہم اس کو فیز ڈاؤن کریں گے, یعنی کہ بالکل ختم نہیں کریں گے, تھوڑا سا چھوڑ دیں گے اس کے اندر. تو وہ بھی ایک بہت نیگیٹو, جس طرح میں نے بتایا کہ وہ بگڑے بچے کی طرح اڑ گئے آخر میں, لیکن چونکہ اس میں تمام کنسنسس چاہیے ہوتا ہے تو اس لیے آخری منٹ پہ ان کی یہ بات مانی گئی اور پھر اس کو آگے لے کے جایا گیا. لیکن اس کی بہت کرٹیسزم ہوئی وہاں پہ, اسی کی وجہ سے جو تمام جو اگریمنٹ تھی اس کی جو کریڈیبلٹی تھی اس کے اوپر ایک کوشچن مارک آ گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ بھارت اپنی جو آلودگی پھیلا رہا ہے, ہم نے یہ وہاں پر یہ بھی بات کی کہ وہ آلودگی, اس کی آلودگی کی وجہ سے پاکستان بھی متاثر ہو رہا ہے. بھارت میں 70% اس وقت جو بجلی ہے وہ آلودہ کوئلے سے پیدا ہو رہی ہے, پاکستان میں صرف 10% پیدا ہوتی ہے. اور وہ آلودگی آپ نے اب لاہور کا حال دیکھ لیں کہ جو دہلی کی آلودگی ہے وہ ساری لاہور میں بھی شفٹ ہو کے آ رہی ہے. اور یہ بات وہاں پر ایک میٹنگ ہوئی ساؤتھ ایشیا منسٹرز کی, بھارت کا منسٹر وہاں پہ موجود تھا, اور وہاں پر بھی میں نے یہ بات کی کہ ہم اس آلودگی سے بھی متاثر ہیں جو آپ کے ملک میں ہو رہی ہے. معاون خصوصی موسمیاتی تبدیلی ملک امین اسلم اسلام آباد میں سیمینار سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی قیادت ماحولیات کے شعبے میں خصوصی توجہ دے رہی ہے, اور گلاسگو پیکٹ پر بھی پاکستان کے اقدامات کی تعریف کی گئی. ناظرین, خبرنامے کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو آگاہ کریں کہ لاہور اور اس کے مضافاتی علاقے آج صبح بھی اسموک کی لپیٹ میں رہے. اسموک کے بارے میں تازہ ترین صورتحال جان لیتے ہیں صدرہ اعظم سے. صدرہ, بتائیے گا اس وقت کیا صورتحال ہے لاہور کی؟ اسموگ کا خطرہ کم نہیں ہوا اور آج صبح سویرے ایئر کوالٹی انڈیکس 391 ریکارڈ کیا گیا. ماحولیاتی کمیشن نے جن علاقوں میں اسموگ زیادہ ہے وہاں اسکول بند کرنے کی تجویز بھی پیش کر دی گئی ہے. جیسے کہ آپ نے پہلے بھی بتایا تھا
कि मुगलपुरा टाउनशिप इन जगहों को आलूदा करार दे दिया गया है। इसलिए महकमा माहौलियात का ये कहना है कि इन इलाकों में स्कूल को बंद करके ऑनलाइन क्लासेस का इजरा किया जाए। इसके अलावा एंटी स्मोक स्क्वाड ने धुआं और आलूदगी फैलाने वाले मालिकान को अब तक 63,300 रुपए के जुर्माने किए हैं। इसके अलावा फसलों की बाकियात जलाने वालों के खिलाफ भी पंजाब भर में गुज़श्ता 3 रोज के दौरान 92 मुकदमा दर्ज किए गए, जबकि 57 मुलजिमान को गिरफ्तार भी किया गया है। इसके अलावा एंटी स्मोक स्क्वाड ने 43 इंडस्ट्रियल यूनिट्स की चेकिंग की और फिजा को आलूदा करने वाले 21 यूनिट्स को बंद कर दिया। इसके अलावा एक और बात बताती चलूँ कि मस्तूई बारिश करने की तजवीज़ भी ज़ेरे गौर है, जबकि महकमा मौसमियात का ये कहना है कि मस्तूई बारिश करने से भी स्मोक की सूरत हाल में कोई कमी नहीं आएगी। इस सूरत हाल में नाक, कान, गले के अमराज जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और एक बार फिर कहना चाहूँगी कि एक बार फिर हुकूमत जो है उसकी कोशिशों के साथ, उसकी काविशों के साथ अवाम के ताउन की बहुत ज़रूरत है। आँखों के लिए सनग्लासेस का इस्तेमाल किया जाए, मास्क लगाया जाए ताकि इस वबा पर भी कोविड की तरह काबू पाया जा सके। जी बिल्कुल, स्मोग और फ़ज़ाई आलूदगी ख़तरनाक हद तक बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से कान, नाक और गले के अमराज में इजाफा हो रहा है। बहुत शुक्रिया सिद्रा आसिम, आप हमें अपडेट कर रही थी। नाज़रीन, इसी हवाले से कुछ मज़ीद आपको बताएं कि लाहौर में इंसदाद स्मोक स्क्वाड ने कार्रवाई करते हुए 2 रोज़ में 18 प्लांट्स को सील कर दिया है। ये प्लांट्स हाइड्रोकार्बन के जरिए तेज़ हरारत पर मुख्तलिफ अशिया को पिघलाकर स्मोक और फ़ज़ाई आलूदगी का बायस बन रहे थे। डीसी लाहौर के मुताबिक व्हाट्सएप पर आलूदगी और कूड़ा करकट को आग लगाने वालों के खिलाफ मुकदमात का इंदराज भी जारी है। ज़िला इंतजामिया का एंटी स्मोक स्क्वाड लाहौर की फ़िज़ा को बेहतर करने और एयर क्वालिटी इंडेक्स को ठीक करने के लिए फील्ड में पूरी तरह मुतहरिक है। दूसरी जानिब महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी कर दिया है। टाउनशिप सेक्टर 2 में AQI 399, ठोकर न्याज बेग में 394, टाउन हॉल में 208 और C2 सेक्टर टाउनशिप में AQI 146 रिकॉर्ड किया गया है। महकमे माहौलियात के मुताबिक ये तमाम डेटा 24 घंटे की बुनियाद पर मुरतब किया गया है। आगे बढ़ें और आपको बताएं, लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक में कमी के लिए पंजाब हुकूमत को हिदायत की है कि निजी इदारों के 50% स्टाफ को घरों से काम करने का पाबंद किया जाए। एडवोकेट शेराज ज़का की दरख्वास्त पर कार्रवाई करते हुए जस्टिस शाहिद करीम ने कमिश्नर लाहौर और डायरेक्टर जनरल PDMA को भी हिदायत की है कि स्मोक से मुतालिका सूरत हाल का रोज़ाना की बुनियाद पर जायज़ा लिया जाए और तदारुक के लिए ज़रूरी इक़दामात को यकीनी बनाया जाए। अदालत ने मुतालिका हुक्काम को हिदायत की कि लाहौर को आलूदगी से पाक करने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दामात यकीनी बनाए जाएँ ताकि शहरियों और आने वाली नस्लों को सेहतमंद माहौल फराहम किया जाए। बात करेंगे कोरोना वायरस की। मुल्क भर में कोरोना केसेस में खातिर खा कमी देखने में आ रही है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में 41,131 टेस्ट किए गए, जिनमें से 460 मुस्बत रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 1.11% रिकॉर्ड की गई। गुज़श्ता रोज़ कोरोना से मुतासरा मज़ीद 10 अफराद जान की बाजी हार गए, जिसके बाद अब तक जान की बाजी हारने वालों की मजमूई तादाद 28,638 हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वबा से मुतासरा 336 अफराद सेहतयाब भी हुए हैं। इस वक्त कोरोना से मुतासरा 22,501 मरीज ज़ेर इलाज हैं, जिनमें से 1,044 अफराद की हालत तशवीशनाक है। दूसरी जानिब मुल्क में कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का अमल जारी है। पूरे मुल्क में मजमूई तौर पर अब तक तकरीबन 12 करोड़ से ज़ायद वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सदारत में सिंध काबीना का इजलास जारी है। इजलास में काबीना ने गुज़श्ता इजलास के मिनट्स मंजूर किए। मुशीर ज़राअत मंजूर रसा ने अपने महकमे के तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग देते हुए बताया कि महकमा ज़राअत की कुल 5 अरब रुपए की 43 स्कीमें हैं, जिनमें से हुकूमत ने 90 करोड़ रुपए जारी किए हैं। अब तक 565.5 मिलियन रुपए खर्च हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि 15 स्कीमें 1.16 अरब रुपए की लागत से इस साल मुकम्मल हो जाएंगी। काबीना के इजलास को सूबाई वज़ीर समाजी बहबूद साजिद जोखियों ने बताया कि उनके महकमे की 80 करोड़ रुपए की 36 स्कीमें हैं, जिनमें से 5 स्कीमें 216.1 मिलियन रुपए की लागत से इस साल मुकम्मल हो जाएंगी। मुआवन खुसूसी इतलात और तर्जुमान हुकूमत पंजाब हसन खावर का कहना है कि दुनिया में 7 अरब में से 3 अरब 40 करोड़ अफराद जमहूरी ममालिक में रहते हैं। अपने एक ट्वीट में हसन खावर ने कहा कि 2 अरब 60 करोड़ से ज़ायद लोग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग या इसके पायलट का इस्तेमाल करने वाले ममालिक में रहते हैं। मुआविन खुसूसी ने कहा कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने हमेशा हेरा फेरी और मैच फिक्सिंग पर ही इन्हिसार किया है, इसीलिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उन्हें बेचैन कर रहा है। हसन खावर ने कहा कि EVM ने अपोजिशन को करंट मारा है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मैच फिक्सिंग को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगी।
पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि सूबे में सरकारी मुलाजमतों में अक़लियतों के लिए मुख्तस 5% कोटे पर जल्द अमल दरामद शुरू कर दिया जाएगा। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब ने पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के बानी रमेश कुमार से बातें करते हुए कहा कि महकमा इंसानी हुकूक और अक़लियती उमूर को इन आसामियों पर जल्द भर्तियों के लिए हिदायत जारी कर दी गई हैं। पंजाब के 40 महकमों और सूबे के तमाम डिवीजनों, अजला और तहसीलों में माइनॉरिटी सेल के लिए फोकल पर्सन तैनात किए जाएंगे जो अक़लियतों के मसाइल हल करेंगे। सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि रवा माली साल में अक़लियती बरादरी की फलाह बहबूद के लिए 2 अरब 25 करोड़ रुपए मुख्तस करने और तालीम के शोबे में 2% कोटे के अलावा मकामी सतह पर भी इक़दामात किए जा रहे हैं। सुल्तान महमूद हाली की सान्य मशरक़ी पाकिस्तान के 50 साल मुकम्मल होने पर भारतीय प्रोपेगेंडो को बेनकाब करने और असल हक़ाइक़ पर मुश्तमिल किताब द टॉर्मेंटेड ट्रूथ 1971 बियॉन्ड की तकरीबी रुनमाई इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ इस्लामाबाद में हुई। साबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल रिटायर्ड हसानुल हक भी तकरीब में शरीक थे। किताब के मुसन्निफ सुल्तान महमूद हाली ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि बांग्लादेश एक हकीकत है, सच बताया जाना चाहिए। बांग्लादेश एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क है, हमें मज़ीद बेहतर ताल्लुकात की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी हमेशा कश्मीर और रोहिंग्या मुसलमानों के लिए खड़े होते हैं, दुश्मन हमेशा हमारी कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाता है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। जनरल रिटायर्ड एहसानुल हक का कहना था कि बयानिया हाइब्रिड्स वॉर की बुनियाद है। 1971 के बाद भारतीय वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने 2 कौमी नज़रिए के डूबने का दावा किया। 2 कौमी नज़रिया कभी नहीं डूबा। तकरीब से साबिक सेक्रेटरी खारिजा एजाज़ अहमद चौधरी, साबिक सेनेटर जावेद जब्बार, एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड ज़ुबैर आलम और एम्बेसडर सलाहुद्दीन चौधरी ने भी खिताब किया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, आपको आगाह करें कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान भी मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहा। आइंदा 12 घंटे के दौरान पंजाब के बेशतर मैदानी इलाकों में दिन के औकात में धुंध और स्मोक छाए रहने का इम्कान भी जाहिर किया गया है।